शाम का समय था। काव्या दी का फोन आ रहा था। यह देखकर अवनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह समझ गई कि जरूर कोई खास बात होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस समय फोन किया, वरना वह रोज रात 10 बजे फोन करती हैं। हेलो दी, कैसी हो? आज आपने इस वक्त फोन कर दिया? क्या बताऊं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। ऐसी क्या बात हो गई? ईशा का रिश्ता पक्का हो गया है। बस चट मंगनी पट ब्याह होना है। आज से ठीक 10 दिनों बाद सगाई है और उसके अगले दिन ही शादी है। तुम सबको आना है। यह भी कोई कहने की बात है दी? मैं जरूर आऊंगी। मैं तेरी ही बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि राजीव, रिया और विनय को भी आना है। राजीव की मैं कह नहीं सकती। विनय के अगले महीने इम्तिहान है। एक को उसके साथ घर पर रहना होगा। मैं और रिया जरूर आएंगे, यह तो पक्का है। कुछ दामाद के बारे में भी बताओ, अवनी ने कहा। तो काव्या दी फोन पर ही उसे सारी बातें विस्तार से बताने लगी। बातें करते हुए दोनों को 1 घंटा हो गया था। तभी रिया ने आवाज लगाई, मम्मी, बाहर कोई आया है आपसे मिलने। अच्छा दी, बाद में बात करती हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। खुशी के मारे उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। काव्या दी ईशा के रिश्ते को लेकर कब से परेशान थी। इतना पढ़ लिखने के बाद भी उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और फट से उसका रिश्ता तय हो गया था। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। अच्छा खासा परिवार था, वहाँ कोई कमी नहीं थी। अवनी ने खुशखबरी रिया और राजीव को भी सुना दी। मम्मी, ईशा दी की शादी में मज़ा आ जाएगा। मैं पूरे 1 हफ्ते वहीं रहूंगी। रिया बोली, ये क्या कह रही है? शादी के माहौल में इतने दिन कैसे रहा जा सकता है? मम्मी, यही तो मौका होता है सबसे मिलने का। शादी में हमारे सारे कज़न आएंगे। वैसे उनसे व्हाट्सएप पर चैट हो जाती है, लेकिन आमने सामने बात करने का मज़ा ही कुछ और है। यह सब छोड़ो, पहले शादी के लिए ड्रेस तैयार करवानी है। समय बहुत कम है। आप ठीक कह रही हैं मम्मी, हम कल ही बाजार जाकर सबसे पहले अपने लिए ड्रेस तैयार करवा लेते हैं। बाकी काम तो होते रहेंगे, रिया बोली। माँ बेटी दोनों ही शादी की तैयारी में उसी दिन से जुट गई थी। अवनी को अब इससे आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। राजीव बोले, अवनी, मैं 1 दिन के लिए ही शादी में आ सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। बेटे के इम्तिहान सिर पर हैं। मैं इस समय इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तो रिया के साथ 2 दिन पहले ही चली जाऊंगी। आपको अभी से बता देती हूँ, तुम्हारी जो मर्जी वह करो। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी दिक्कत तुम्हें बता दी है, बाकी उन लोगों से तुम खुद ही निपट लेना। 1 हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं लगा। अब शादी में केवल 3 दिन रह गए थे। अगले दिन अवनी और रिया को शादी में काव्या दी के घर जाना था। रिया बोली, मम्मी, आपने स्कूल से कितने दिन की छुट्टी ली है? 3 दिन और क्या, बीच में 1 दिन इतवार है। कुल मिलाकर 4 दिन हो जाएंगे। आप चली आना, मैं तो वहीं रुकूंगी, रिया बोली। तो अवनी ने उसे घूर कर देखा। वह जानती थी कि मम्मी किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी और अपने साथ ही वापस ले आएंगी। बचपन से वह यही सब देखती आई थी। मम्मी जहाँ कहीं भी जाती हैं उसे अपने साथ लेकर जाती हैं। कहीं छोड़ने की नौबत आती तो बहाना बनाकर टाल देती। पता नहीं क्यों मम्मी बेटी को किसी के भी घर पर अकेला छोड़ने में बहुत डरती थी। इतना ही नहीं, घर पर कोई मेहमान आता तो वे उनकी हर सुविधा का ख्याल रखती। रात में कोई प्रोग्राम हो तो वे रिया के शामिल होने पर पहले ही ऐतराज जता देती थी। मम्मी का रुख देखकर रिया ने अब कुछ कहना ही छोड़ दिया था। अलीगढ़ से आगरा का केवल 2 घंटे का रास्ता था। वे टैक्सी से वहां पहुंच गए थे। उन्हें देखकर काव्या दी बहुत खुश हुई। अवनी, तेरे आ जाने से मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, नहीं तो मैं बड़ा नर्वस हो रही थी। घर पर पहली पहली शादी है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है दी, हम मिलजुल कर काम करेंगे तो सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा। हाँ, यह बात तो है। लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं है, वे बहुत शरीफ लोग हैं। इसी वजह से मुझे और ज़्यादा हिचक हो रही है। हम अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भले ही वे अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे। काफ़ी देर तक वे बातें करती रहीं। रिया ईशा के पास आ गई और बोली,
कैसे हैं हमारे जीजू? तुम खुद ही देख लेना। वह तो मैं देख ही लूंगी। तुम भी तो कुछ बताओ। मुझे तो वे बहुत अच्छे लगे। वे बहुत सुलझे हुए हैं। वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते। अभी बात करने में डरते होंगे। धीरे धीरे तुमसे और हमसे भी उनकी खूब बातें होने लगेंगी। और कौन कौन आ रहा है? रिया ईशा को चिढ़ाते हुए बोली। सब आ रहे हैं। मामा के दोनों बेटे और बुआ की दोनों लड़कियां कल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारे आने से घर में शादी के माहौल की शुरुआत हो गई है। बातें करते हुए रात हो गई थी। अवनी ने कहा, दी मेरे लिए अलग कमरे की व्यवस्था कर देना। तुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू क्या चाहती है। मैंने तेरे लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी है। तुम और रिया ऊपर के कमरे में आराम से रहना। थैंक यू दी। कहकर अवनी रिया के साथ वहां आ गई। उन्होंने अच्छे से अपना सामान व्यवस्थित कर लिया। अवनी ने हमेशा की तरह यहाँ आकर रिया को ढेर सारी नसीहत दे डाली। तुझे क्या हो गया है अवनी? कैसी बातें कर रही है? शेखर सुनेगा तो क्या सोचेगा? सोचेगा तो सोचने दो। मुझे किसी की परवाह नहीं है। इतना कहकर उसने बीच के दरवाजे की कुंडी लगा दी। अवनी को आश्चर्य हो रहा था कि इतना कुछ कहने पर भी मम्मी आंखें मूंदे थी और उसके इशारे नहीं समझ रही थी। अवनी सब कुछ जानते हुए भी चुप थी, इसलिए उसकी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई। बीच का दरवाजा बंद हो जाने से शेखर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक बच्चे का पिता होने के बावजूद उसकी गंदी नजर अपनी बुआ की बेटी अवनी पर पता नहीं कब से लगी थी। अक्सर वह उसके लिए गिफ्ट ले आता और उसके साथ खुलकर बातें करता। उसे याद आ रहा था कि वे उसे अजीब तरीके से छूते। अगर वह उनके बहकावे में आ जाती तो? यह सोचकर ही वह सिहर गई। लोक लाज के कारण उसे पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ता। मम्मी अपने भतीजे पर कभी शक तक नहीं कर सकी। अब शेखर को खुद वहां रहना अखरने लगा था। अवनी की निगाहों में उठने वाली नफरत को झेलने में वह समर्थ नहीं था। उसने इस बीच कई बार उससे बात करने की कोशिश की। उसके पास आते ही वह चुपचाप वहां से उठकर चली जाती। हफ्ते भर बाद शेखर अपने पापा के घर चला गया था। इस घटना से अवनी ने महसूस किया कि बाहर वालों से ज्यादा अपने लोग खतरनाक होते हैं। रिश्तों की आड़ में क्या कुछ कर गुजरते हैं, इसका किसी को एहसास तक नहीं होता। वे जानते हैं कि अपनों को बदनामी से बचाने व झूठी शान के लिए इस समाज में औरत की आवाज हर हाल में दबा दी जाएगी। अवनी की शादी के 2 साल बाद रिया पैदा हुई। उसने सोच लिया था कि वह अपनी बेटी को दुश्मनों से बचाकर रखेगी। वह बचपन से उसे एक रात के लिए भी किसी रिश्तेदार के घर अकेला नहीं छोड़ती। कई बार बड़े भैया ने कहा भी, लेकिन अवनी कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती। रिया को ये बात समझ आने लगी थी। वह कई मौके पर मम्मी का विरोध भी करती। घर पर अक्सर मेहमान आते, अवनी उनका पूरा ख्याल रखती, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई रिस्क न उठाती। उसने गेस्ट रूम घर की छत पर अलग से बना रखा था, जिससे उनका वक्त बेवक्त उसके परिवार से कोई संपर्क ना रहे। खाना पीना खिलाकर वह मेहमानों को गेस्ट रूम में टिका देती। पता नहीं उसके अंदर की दहशत ने उसे कितना हिलाकर रख दिया था। नजदीकी रिश्तेदारों के प्रति उसकी आस्था ही खत्म हो गई थी। उसे लगता रिश्ते की आड़ में छिपे हुए भेड़िए कभी भी अपने ऊपर के रिश्ते की चादर सरकाकर अपने असल रूप में आ उसकी बेटी पर हमला कर सकते हैं। बहुत देर तक उसे अतीत में तैरते हुए नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह वह समय से उठ गई, लेकिन रिया देर तक सोती रही। उसने उसे उठाना उचित न समझा। शादी की रात भी अवनी की नजरें शादी की रस्मों के बीच उस पर ही लगी रही। रात के 3 बजे फेरे खत्म हो गए और उसके बाद वह रिया के साथ कमरे में आ गई। विदाई के समय सभी भावुक हो गए थे। 8 बजे ईशा की विदाई हो गई। घर सूना हो गया था। दोपहर तक अधिकांश मेहमान जाने लगे थे। सिद्धार्थ उससे और दी से मिलने आया। अच्छा बुआ, चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? 1-2 दिन और रुक जाते, काव्या बोली। जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। घर जाकर पढ़ाई भी करनी है। रिया अभी 1-2 दिन और मौसी के पास रुकना चाहती थी, लेकिन मम्मी की वजह से कहने में हिचक रही थी। काव्या दी खुद ही बोली, ईशा के जाने के बाद घर खाली हो गया है। अवनी, रिया को कुछ दिन यहाँ छोड़ दे। नहीं दी, इसके पापा नाराज होंगे। हम फिर आ जाएंगे। यहाँ से अलीगढ़ है ही कितना दूर। जब तुम कहोगी तभी ईशा और दामाद जी से मिलने चले आएंगे।
अगले दिन वह बेटी के साथ घर वापस जा रही थी। रिया के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह मम्मी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अवनी जानती थी कि रिया मम्मी के व्यवहार से नाखुश है, लेकिन वह मजबूर थी। वह अपनी मम्मी की तरह रिश्तों की छांव में आंख मूंद कर निश्चित होकर नहीं रह सकती थी। शुक्र था जवानी में खुद सचेत रहने के कारण वह अपने आप को बचा पाई थी, नहीं तो उसके साथ कुछ भी बुरा घट सकता था। वह अपनी बेटी को ऐसी परिस्थितियों से दूर रखना चाहती थी। बाहर वाला कुछ गलत कर बैठे तो उसके विरुद्ध शोर मचाना आसान होता है, लेकिन अपनों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कितना हौसला चाहिए, इसकी रिया कल्पना भी नहीं कर सकती। बेटी चाहे लाख नाराज होती रहे, उसे इसकी परवाह नहीं। उसे तो केवल भेड़िए को रोकने की परवाह है। अपनेपन की आड़ में वे सब कुछ लूट करके ले जाते हैं और लूटने वाला उनके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाता। खुद घर वाले उसकी आवाज को दबा देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।